नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इनसाइट्स में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास की उस निर्णायक जंग की दास्तान, बक्सर का युद्ध। नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसे अक्सर उतनी तवज्जो नहीं मिलती। हम उस एक लड़ाई की कहानी में उतरेंगे जिसने सच में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, और जानेंगे कि ये मशहूर प्लासी की लड़ाई से भी ज्यादा अहम क्यों मानी जाती है। जब भी हम ब्रिटिश राज के शुरुआत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले 1757 की प्लासी की लड़ाई का ही नाम आता है ना? उसे एक साजिश, एक धोखे के तौर पे देखा जाता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली जीत, वो फैसला कुन फौजी जीत जिसने सच में ब्रिटिश हुकूमत की मोहर लगाई, वो 7 साल बाद लड़ी गई थी। तो सवाल यही उठता है, भारत में ब्रिटिश राज की असली बुनियाद किस लड़ाई ने रखी? क्या ये प्लासी का धोखा था या फिर बक्सर की जबरदस्त सैन्य जीत? चलिए इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढते हैं। तो शुरू करते हैं बक्सर से, एक ऐसी लड़ाई जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर बस 1-2 लाइनों में निपटा दिया जाता है। देखिए, जहां प्लासी रिश्वत और धोखे से जीता गया, एक तरह का तख्ता पलट था, वहीं बक्सर एक खुली आमने सामने की जंग थी, और इसने उत्तर भारत में ताकत का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया था। जरा इसके पैमाने के बारे में सोचिए। ये किसी एक नवाब को हराने की बात नहीं थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि महज एक ट्रेडिंग फर्म थी, वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की मिलीजुली फौजों का सामना कर रही थी, और उन्हें हरा भी रही थी। दांव पर सब कुछ लगा था। अच्छा, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये महाटकराव हुआ कैसे? क्यों इन ताकतवर भारतीय शासकों को एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ एक साथ आना पड़ा? इसका जवाब छिपा है कंपनी की लगातार बढ़ती आक्रामकता में। प्लासी के बाद तो कंपनी का लालच जैसे आसमान छूने लगा था। वो बंगाल से ज्यादा पैसा निचोड़ने की मांग करने लगे। उनके अफसर दस्तक यानी टैक्स फ्री ट्रेड परमिट का खुलेआम गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे नवाब का खजाना और स्थानीय व्यापार दोनों तबाह हो रहे थे। उन्होंने लगातार नवाब मीर कासिम के अधिकार को चुनौती दी और उन लोगों को पनाह दी जो नवाब के खिलाफ थे। मतलब कंपनी अब व्यापारी नहीं बल्कि एक हुक्मरान की तरह बर्ताव कर रही थी। कंपनी के इसी रवैये ने 3 बड़ी ताकतों को एक साथ ला खड़ा किया। पहले थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, जो अपना खोया हुआ सम्मान और अधिकार वापस पाना चाहते थे। दूसरे थे अवध के ताकतवर नवाब शुजा-उद-दौला, जो अंग्रेजों के बढ़ते कदमों को अपने लिए एक बड़ा खतरा मान रहे थे। और इस गठबंधन को शाही मोहर दे रहे थे खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो अपना पुराना रुतबा हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठे थे। चलिए अब सीधे चलते हैं युद्ध के मैदान में और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। एक तरफ एक सम्राट और 2 नवाब, और दूसरी तरफ एक कंपनी की फौज। कागज पर तो ये मुकाबला एकदम एक तरफा लग रहा था, है ना? भारतीय गठबंधन के पास संख्या बल तो जबरदस्त था, करीब 40,000 सैनिक। वहीं कंपनी के पास इसके आधे से भी कम, लगभग 17,000 सैनिक थे, और उनमें से भी ज्यादातर भारतीय सिपाही ही थे। लेकिन असली फर्क गिनती का नहीं था, असली फर्क था संगठन का। भारतीय सेनाएं पुराने सामंती तरीके से बंटी हुई थी, उनका नेतृत्व भी आपस में बंटा हुआ था, जबकि कंपनी की फौज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में एक मॉडर्न अनुशासित मशीन की तरह थी। ये सामंतवाद और एक आधुनिक कॉर्पोरेट आर्मी की सीधी टक्कर। उस दौर के एक रईस थे गुलाम हुसैन खान, जो इन घटनाओं के चश्मदीद गवाह थे। वो अपनी किताब सियर मुताखिरीन में एक बहुत दिलचस्प बात लिखते हैं। वो ब्रिटिश फौज के अनुशासन की तो तारीफ करते हैं, लेकिन स्थानीय संस्कृति को ना समझने के लिए उनकी आलोचना भी करते हैं। उनके ये शब्द 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं के इस टकराव को साफ साफ दिखाते हैं। तो 22 अक्टूबर 1764 को जो लड़ाई हुई, वो इस बात का सबूत थी कि कैसे रणनीति और अनुशासन सिर्फ बड़ी संख्या पर भारी पड़ते हैं। मुगल सेनापति मिर्जा नजफ खान ने हमला तो जोरदार किया, लेकिन अंग्रेजों की सधी हुई कतारें टस से मस नहीं हुईं। फिर कंपनी की फौज ने पलटमार किया, एक अहम गांव पर कब्जा करके गठबंधन की सेना को घेर लिया। बस यहीं से भारतीय सेना में भगदड़ मच गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई कि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने पीछे हटते हुए अपना ही बारूद उड़ा दिया और बादशाह को मैदान में अकेला छोड़ दिया। जीत बहुत तेज और निर्णायक थी। अब जो बात वाकई दिलचस्प है, वो लड़ाई खत्म होने के बाद हुई। असली जीत मैदान में बंदूकों से नहीं, बल्कि बातचीत की मेज पर कलम से लिखी गई थी।
हारे हुए शासकों के सामने 1765 में इलाहाबाद की संधि पर दस्तखत करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। और ये सिर्फ कोई शांति समझौता नहीं था, ये वो कानूनी दस्तावेज था जिसने भारत के सियासी और आर्थिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी शब्द है दीवानी। अब ये दीवानी है क्या चीज? इसका मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे अमीर सूबों से सारा का सारा टैक्स वसूलने का कानूनी हक, जो खुद मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। ये वो चाबी थी जिसने हिंदुस्तान का पूरा खजाना अंग्रेजों के लिए खोल दिया था। आइए संधि की शर्तों को जरा समझते हैं। पहली बात, कंपनी को दीवानी मिल गई, यानी पूर्वी भारत के पैसे पर पूरा कंट्रोल। दूसरी बात, अवध एक बफर स्टेट बन गया। नवाब को 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना भरना पड़ा और वो अंग्रेजी सेना के सहारे पर आ गया। और तीसरी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अब बस एक पेंशनर बनकर रह गए थे, जिन्हें उसी कंपनी से सालाना पैसा मिलता था जिसने अभी अभी उन्हें हराया था। और इस पूरे पावर शिफ्ट को एक मशहूर पेंटिंग में बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। बेंजामिन वेस्ट की बनाई इस पेंटिंग में एक बेबस मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक ताकतवर और आत्मविश्वास से भरे लॉर्ड क्लाइव को दीवानी का फरमान सौंपते हुए दिखते हैं। ये सिर्फ एक लेन देन नहीं था, ये मुगल सत्ता से ब्रिटिश कॉरपोरेशन को संप्रभुत्व का एक औपचारिक हस्तांतरण था। चलिए अब इस संधि की विरासत को देखते हैं, क्योंकि इसके जो नतीजे हुए वो बहुत बड़े और सच कहें तो भारत के लोगों के लिए बेहद दुखद थे। एक साम्राज्य का जन्म तो हुआ, लेकिन उसकी एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। इस संधि ने जन्म दिया दोहरी शासन प्रणाली को। अब ये एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सिस्टम था। इसमें कंपनी के पास सारी असली ताकत थी, यानी पैसा और सेना, लेकिन प्रशासन और लोगों की भलाई की सारी जिम्मेदारी नवाब के कंधों पर थी, जिसके पास कोई संसाधन ही नहीं थे। मतलब ताकत किसी और के हाथ में और जिम्मेदारी किसी और के। तो ये आर्थिक लूट शुरू कैसे हुई? सबसे पहले अवध के नवाब पर 50 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। इसके बाद दीवानी के बदले में कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए सालाना देना तय किया। ये उस विशाल राजस्व का बस एक छोटा सा हिस्सा था जो वो अब वसूलने वाले थे। लेकिन जो असली और मानवीय कीमत चुकानी पड़ी वो ये थी। इसी दोहरी प्रणाली ने सीधे सीधे 1770 के भयानक बंगाल अकाल को जन्म दिया। एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ लोग, उस वक्त की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा, भूख से मर गए। ये बक्सर की सीधी और बेहद दुखद विरासत थी। और यहीं से वो चीज शुरू हुई जिसे इतिहासकार कहते हैं धन की निकासी, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ। बक्सर से पहले ब्रिटेन को भारतीय माल खरीदने के लिए अपनी चांदी यहां भेजनी पड़ती थी। बक्सर के बाद कंपनी भारतीयों से ही टैक्स वसूलती थी और उसी पैसे से भारतीय माल खरीदकर मुनाफे के लिए बाहर भेज देती थी। मतलब भारत को अपने ही उपनिवेशीकरण का खर्च उठाने पर मजबूर कर दिया गया था। तो अंत में ये एक लाइन शायद पूरी कहानी का सार बता देती है। अगर 1757 में प्लासी वो लम्हा था जब अंग्रेजों ने भारत के दरवाजे पर बस अपना पैर रखा था, तो 1764 में बक्सर वो लम्हा था जब उन्होंने उस दरवाजे को लात मारकर तोड़ा, अंदर घुसे और पूरे घर पर कब्जा कर लिया। यही वो असली निर्णायक जीत थी जिसने एक साम्राज्य की स्थापना की। धन्यवाद। इंडियन इनसाइट्स आपको अगला इतिहास अध्याय जल्द ही प्रस्तुत करेगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।